स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4। बहुत सी बुक में चैप्टर 4 है जिसका नाम मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है। किसी बुक में ये चैप्टर 4 होगा, किसी में 5 होगा। और इस चैप्टर में हम सिर्फ मनी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली मैंने इस चैप्टर के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन एक सीक्वेंस के वाइज एक प्लेलिस्ट अच्छी आ जाए और अच्छे से आपको समझ में आए, इसलिए मैं इस वीडियो को रिक्रिएट कर रहा हूँ, अगेन बना रहा हूँ। आप लोग लॉजिक समझिएगा वन बाय वन, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपका मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसमें होता क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान ह्यूमन बीइंग को एक्सचेंज करना बहुत पसंद होता है। जो हमारा इंसान है, हम लोग हैं, हमारा इंसान कह रहा हूं, हम लोग को एक्सचेंज करना बहुत अच्छा लगता है। एक्सचेंज करना यानी कि किसी चीज को लेना, किसी चीज को देना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, इसे जो भी चीज चाहिए वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। भाई जाहिर सी बात है, आपको जो चीज चाहिए सारी चीज आप खुद तो बना नहीं सकते। इसलिए किसी किसी चीजों के लिए एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड होता है ना। वो इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, या हम कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंसी। यानी कि हम किसी गुड्स के लिए, किसी एक्सचेंज के लिए दूसरे पर डिपेंड है। और किसी भी चीज के लिए एक ऐसा चीज बनाना जो इजीली एक्सेप्टेड हो, एक ऐसा माध्यम जो हर कोई एक्सचेंज के बदले इजीली एक्सेप्ट कर ले, उसको हम मनी कहते हैं। यानी मनी क्या है? मनी एक ऐसा माध्यम है, मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो इजीली एक्सेप्टेबल होता है, कॉमनली एक्सेप्टेबल होता है। आपको कोई भी चीज खरीदनी है इंडिया के अंदर, आपके पास पैसा है, आप पैसा दो और उस चीज को एक्सचेंज कर लो। लेकिन पुराने जमाने में जब पैसा था ही नहीं, जब पैसा नहीं था तो लोगों की इतनी वांट्स नहीं थी, उन्हें एक्सचेंज करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनकी इच्छा ही सीमित थी। इच्छा सीमित थी तो वो क्या करते थे? गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज कर लेते थे। ए को कोई गुड्स चाहिए जो बी के पास है, ये ए है और ये बी है। ए को कोई गुड्स चाहिए जो बी के पास है और बी को कोई गुड्स चाहिए जो ए के पास है। ये लोग आपस में मिलेंगे और गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। इस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते थे इसको? हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, या फिर हम इसे सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सीसी इकोनॉमी यानी कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी बहुत पहले चलती थी आपके यहाँ पे। लेकिन यहीं से धीरे धीरे क्या होता गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई। ये समस्या तो आपको मालूम है, सदियों से चली आ रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया उसको, तो है ना। पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तो लोगों की जो एक्सचेंज करने की क्षमता थी, क्वालिटी थी, वांट थी, वो भी बढ़ती गई। उसके लिए पहले तो वही आपकी एक इच्छा है तो आपको कोई गुड्स चाहिए, ढूंढ लो और उससे एक्सचेंज कर लो। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, उनकी एक्सचेंज करने की इच्छा बढ़ती गई। उसके लिए हमें एक ऐसे कम्युनिटी का, एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जो हम किसी को एक्सचेंज करने के लिए इजीली एक्सेप्टेबल हो, और जिसका नाम है हमारा मनी। भाई अगर आपके पास पैसा है और इसके बदले आप किसी भी चीज को एक्सचेंज करना चाहते हो तो इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो। सर मनी की जरूरत क्यों पड़ी? मनी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सब मनी से पहले हमारा कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, काफी सारे इसके ड्रॉबैक्स थे, यानी कि परेशानियां थी, जिसकी वजह से मनी की जरूरत पड़ी। सर कौन सी परेशानियां? सबसे पहले बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स चेंज किया जाता था। तो इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं। कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे? पहला ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं, ये क्या हो गया, अपने आप ही चल रहा है, गुस्सा हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। पहला ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहला पॉइंट था
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर ये क्या कहता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? एक पर्सन है जिसे कार चाहिए, मान लिया ये ए है, ठीक, और दूसरा पर्सन जिसे हॉर्स चाहिए, मान लो ये बी है। अब इसे कार चाहिए जो कार इसके पास है, और इसे हॉर्स चाहिए जो हॉर्स इसके पास है, लेकिन इन दोनों का आपस में मिलना, आपस में एक दूसरे को फाइंड आउट करना, भाई ए को तो नहीं पता बी कहाँ है और बी को भी नहीं तो पता ए कहाँ है, तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये था पहला ड्रॉबैक, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा ड्रॉबैक क्या था हमारा? दूसरा था लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होता था, जैसे मैं अगर आज की डेट में पूछूं कि भाई आपकी कार की कीमत क्या है, तो आप इजीली कह दोगे 5 लाख 10 लाख। लेकिन क्या जब बार्टर सिस्टम था तो हमें मालूम था कि कार की कीमत क्या है, या हॉर्स की कीमत क्या है, या बफेलो की कीमत क्या है? क्योंकि हमारे पास कोई भी पैसा था ही नहीं। तो दूसरा ड्रॉबैक था कि हम किसी भी चीज की कीमत को मेजर नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? मनी भाई। मनी भाई जोश में है। तीसरा कौन सा पॉइंट था सर? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, यानी कि मान लो आज की डेट में आप किसी को हायर करो, किसी को जॉब पर रखो, तो आप सीधे कहते हो 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, जो भी है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तब क्या करते सर? क्या देते उन्हें बदले में? टेबल्स देते, चेयर्स देते, चावल देते, है ना, चॉकलेट्स देते। यानी कि हमें उनको पेड करने के लिए कुछ था ही नहीं, हम क्या देंगे उनके लिए? तो डिफिकल्ट होता था कि हम किसी को वर्क के लिए हायर कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हम उन्हें क्या देंगे। तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी जो कि बार्टर सिस्टम में हो रही थी, कि इसकी वजह से कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। लास्ट डिफिकल्टी जो हो रही थी, हो तो बहुत सारी रही थी, लेकिन 4 आपके ऑब्जर्व करी गई है, और जो लास्ट डिफिकल्टी हो रही थी वो थी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को आप सेव करके रख रहे थे, अपने पास रख रहे थे, आपको नहीं पता कि उसकी कीमत फ्यूचर में कितना है। आपके पास 50 किलो गेहूं है या 50,000 किलो गेहूं है और वो आपने सेव करके रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी कीमत आज की डेट में क्या है। तो ये 4 दिक्कतें थी जो बार्टर सिस्टम में हमको हो रही थी। इन चारों दिक्कतों को किसने सॉल्व किया? मनी ने। मनी के आते ही ये जो सारे ड्रॉबैक्स थे वो मनी के एडवांटेजेस बन गए, है ना, एडवांटेज बन गए। मनी के आते ही मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो मनी जब आया, मनी क्या है हमारा सर? मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड एक्सचेंज माध्यम है। इसके बदले हम किसी भी चीज को इन एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी ये इंस्ट्रूमेंट इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो मनी के कुछ फॉर्म्स होती हैं, मनी के टाइप्स कह सकते हैं आप, फॉर्म्स ऑफ मनी। एक होता है हमारा फेट मनी, जिसे हम फेट मनी और फिड्यूशरी मनी, and the second one is full bodied money and credit money। ये फॉर्म्स होते हैं मनी का, फेट मनी और फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी या क्रेडिट मनी। इसमें फर्क क्या है सर?
फेट मनी का मतलब होता है वो पैसा जो किसी अथॉरिटी ने इशू करा है, गवर्नमेंट ने इशू करा है, ऑर्डर ने इशू करा है। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, ये जो आप नोट्स कॉइन्स यूज करते हो ना, इनको हम कहते हैं फेट मनी। ये किसने, या तो हमें गवर्नमेंट करेगी या आरबीआई करेगी, हमारी फेट मनी कहलाती है। लेकिन फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी वो पैसा होता है जो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो बिकॉज आपको सामने वाली पार्टी पर ट्रस्ट है, या जो पेयर है या पेई है उनके बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपस में ट्रस्ट है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कि चेक हमारा फिड्यूशरी मनी है। आपके पास किसी को 10,000 रुपए देने थे, आपने अपना चेक दे दिया। अब उसे ये थोड़ी ना मालूम है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन एक ट्रस्ट है कि हाँ आपने उसे चेक दिया है, तो वो इजीली उसे यूज एक्सेप्ट कर लेता है। उसको हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है ये वो मनी होती है जो कॉइन्स में होती है और जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू होती है। अगर 1 रुपए का सिक्का बनाया है तो उसकी जो वैल्यू है, उसे बनाने में जो लागत लगी है वो भी 1 रुपए लायक ही लगी है, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और जब 1 रुपए का सिक्का है लेकिन बनाने की जो लागत है वो 1 रुपए से कम है, उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। क्लियर है सर? मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 रुपए का सिक्का, या जो नोट्स या कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो मनी वैल्यू होती है। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है कि उसको बनाने में जो मेटल लगा है, जो मटेरियल लगा है, उसका जो कीमत है उसको हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। तो ये तो हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी कहलाता है। उसके बाद आता है आपका सर मनी हमारे कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या फंक्शंस है मनी के? फंक्शंस ऑफ मनी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको ड्रॉबैक्स बताई थी बार्टर सिस्टम की, वो ड्रॉबैक्स मनी के फंक्शंस कहलाते हैं। मनी वही तो काम करता है। मनी बेसिकली 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक फंक्शन उसका कहलाता है प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा फंक्शन उसका हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को आप सब्सिडियरी फंक्शन भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है मनी? सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? मनी जब भी आपको कोई चीज खरीदनी है या बेचनी है तो आप उसके बदले पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मालूम है जब आपके पास पैसा नहीं था तो गुड्स के बदले गुड्स किया जाता था, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुई, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स हुई। लेकिन मनी के आते ही ये जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स थी वो खत्म हो गई। सेल एंड परचेज आप इजीली कर सकते हो। पहला पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा जो था प्राइमरी फंक्शन वो है मेजर ऑफ वैल्यू। आपको मैंने बताया था कार की कॉस्ट नहीं मालूम कर सकते, घोड़े की कॉस्ट नहीं मालूम कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी चीज को मेजर करने वाली चीज थी नहीं। अब आपके पास पैसा आ गया, पैसे से आप उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो था आपका प्राइमरी फंक्शंस की बात। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस को पहली बात हम सब्सिडी फंक्शंस भी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस का पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होता है जो आपको फ्यूचर में कभी किसी को देना होता है, और अगर आपके पास मनी है तो आपको मालूम रहता है कि इन फ्यूचर आपको किसको कितना पैसा देना है विद इंटरेस्ट। आपने किसी से पैसा लिया और आपने कहा मैं 5 साल बाद विद इंटरेस्ट इसको पैसा दूंगा आपको। आपके पास मनी है तो आपको मालूम है कि मेरे को इतना पैसा देना है और प्लस इतनी इंटरेस्ट देनी है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो कि मनी का सेकेंडरी फंक्शन है फॉर्म करने का। दूसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू।
स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज को सेव करके रख सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफडी करवाई, फिक्स्ड डिपॉजिट, आप जानते होंगे कुछ टाइम के लिए पैसा फिक्स्ड कर देते थे, या आपने कोई स्टॉक, आपके गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ है और तो मनी की बदौलत आपको मालूम पड़ जाता था उस सामान की कीमत क्या है। नेक्स्ट था हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी गुड्स को खरीदते हो एक दूसरे से एक कंट्री से दूसरी जगह या इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको मालूम रहता है कि आपको कितना पैसा भेजना है या कितना पैसा रिसीव करना है। ठीक है ना। तो इन फंक्शंस को हम दो तरीके से भी कह सकते हैं, इनके स्टैटिक फंक्शन और डायनामिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन तो आपने देखे अभी कौन कौन से, जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन थे वो स्टैटिक फंक्शन थे। डायनामिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में, ये जो डायनामिक फंक्शन होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में एक्सेलरेट करने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए करे जाते हैं, वो हमारे डायनामिक फंक्शन कहलाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, रात काफ़ी हो चुकी है ना, तो इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे जहां पर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है। वीडियो में कोई डाउट आया हो, कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि सपोर्ट मिलता है वीडियो बनाने के लिए और एनर्जी आती है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।